हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेलोडी मडिकोस। तो यार, आपने जैसे वीडियो का टाइटल देखा होगा कि हाउ टू गिव अ किक स्टार्ट टू योर नीट प्रिपरेशन। तो यार, अगर किक स्टार्ट देना है तो हमें कुछ तो स्टार्ट करना पड़ेगा। अब स्टार्ट क्या करना है? पढ़ाई नहीं। नहीं यार, देखो, पढ़ाई तो हर बच्चा कर रहा है। तो हमें उन सिलेक्शन रेशियो में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सिलेक्शन रेशियो में आने के लिए यार हमें नंबर्स ऑफ आवर्स पढ़ाई करनी पड़ेगी, यानी नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। लॉन्ग स्टडीज करनी पड़ेगी। तो लॉन्ग स्टडीज का मतलब ये होता है क्या कि एक जगह बैठ गए और 8 आवर कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं? नहीं। लॉन्ग आवर स्टडी मतलब ऑफकोर्स ब्रेक लेना है, लेकिन जो नंबर ऑफ आवर्स हम स्टडी कर रहे हैं वो इंक्रीज करनी है। ठीक है। अब यार, लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडी की हमने शुरुआत कर दी एंड इट इज सेड दैट व्हेन यू स्टार्ट समथिंग इट इज हाफ डन। तो यार 50% काम तो हमने शुरुआत करके ही कर दिया। तो बाकी का 50% काम क्या है? दैट इज कंसिस्टेंसी, है ना। और यार, कंसिस्टेंसी मतलब कि 2 साल की लंबी रेस है ये, है ना। और ये जो हमने शुरुआत की लॉन्ग आवर स्टडी, इसको कंटिन्यूसली मेंटेन करना है एंड तक। ठीक है। और इसके बाद अगर हमें 2 साल तक कंटिन्यूसली एक ही चीज़ करनी है तो हमें उस चीज़ के बारे में काफ़ी सोच समझ के विचार करके उसको चूज़ करना पड़ेगा। तो जो नंबर ऑफ आवर्स आप पढ़ रहे हैं वो आइडियली चूज़ करने पड़ेंगे। अब अगर आप स्टार्टिंग से ही 18 आवर्स का टारगेट लेके चल रहे हो, यू विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू टू टिल द एंड। 18 आवर्स की स्टडी वैसे भी कोई नहीं करता है। मतलब अगर जो इसकी AR1 आ रही होती है, उसने भी 18 आवर्स की स्टडी कभी नहीं करी होगी। इक्का दुक्का दिन हो गया हो तो पता नहीं। ठीक है। तो हमें आइडियली मैं बोलूँ तो कोचिंग आवर्स को हटा के 5 to 6 आवर मिनिमम, दिस इज मिनिमम सेल्फ स्टडी की ज़रूरत है। दूसरी बात कि यार, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके हमेशा 5 to 6 आवर्स बन रहे हैं। किसी दिन 3 to 4 आवर्स बन रहे होंगे और किसी दिन एक्सटेंड करके उसको 8 to 9 आवर्स ले जाना पड़ेगा बिफोर द टेस्ट, है ना। इसके बाद दूसरी बात कि अगर आप स्लो लर्नर हो, देखो कोई दिक्कत नहीं है। नीट इज़ नॉट द गेम ऑफ ब्रेन्स, इट इज़ द गेम ऑफ मेहनत। नंबर ऑफ आवर आप थोड़े से बढ़ा दो एंड यू विल गोइंग टू क्रैक इट। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दैट इज मटेरियल कौन सा यूज़ करना है। तो यार, अगर आप एक कोचिंग स्टूडेंट हो यार, सबसे बेस्ट चीज़ होगी आपकी कोचिंग मटेरियल। देखो, अगर अच्छी कोचिंग है तो उसका मटेरियल भी अच्छा ही होगा एंड यू कैन ट्रस्ट। अब देखो, कोचिंग मटेरियल, लेक्चर नोट्स जो आप क्लास नोट्स बनाएंगे वो, एंड थर्ड चीज़ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी। इन 3 मटेरियल के अलावा आपको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। बात करें नॉन कोचिंग स्टूडेंट्स की, तो आप यूज़ कर सकते हैं अपने लेक्चर्स। ऑफकोर्स कहीं ना कहीं से, मतलब कहीं से तो कर रहे होंगे, तो उस लेक्चर के नोट्स एंड एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक। अब यार देखो, बहुत ज़्यादा वैरायटी हैं, सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसके लिए कि कौन सी वैरायटीज़ आपको लेनी है। बट एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक और अपने लेक्चर नोट्स और ऑफकोर्स एक एनसीईआरटी। तो इस मटेरियल से बाहर आपको भी नहीं जाना है। मतलब, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नहीं कि बहुत हाई लेवल बुक लगाया HC वर्मा लगा रहे हैं, नीट में उसकी खास कोई ज़रूरत नहीं, एनसीईआरटी। देखो, अगर कोई अब बच्चा भी यहाँ मेरे को इस पॉइंट पे पूछ ले कि क्या एनसीईआरटी पढ़नी है, आई विल बी लाइक, कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? यार ऑफकोर्स एनसीईआरटी पढ़नी है। और जिसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तो वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन रटे जानी है। रटे जानी, समझ के रटे जानी है। ठीक है, याद कर लेनी है। उसके बाद आती है फिजिक्स के एनसीईआरटी को कैसे डील करना है। तो यार देखो, फिजिक्स के एनसीईआरटी आपको पढ़नी का भी पहले वो जान लो। फिजिक्स के एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए बेस चाहिए उस कॉन्सेप्ट का। तो वो कब आएगा? एक बार ऑफकोर्स क्लास में पढ़ाया जाएगा, उसका 2 रिविजन मिनिमम। उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़िए, आपको समझ में भी आएगी। और यार, उसमें पूरा नहीं पढ़ना होता। इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। वैसे मैं जो भी टॉपिक्स यहाँ पे बोलूँगा, जो भी सब टॉपिक्स बोलूँगा, उसका सेपरेट वीडियो बिल्कुल डिटेल में बनाने वाला हूँ। सो हाँ, फिजिक्स की एनसीईआरटी पे आता है तो उसमें सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। मतलब बहुत ज़्यादा फालतू का स्टफ भी होता है जो नहीं पूछा जा सकता, तो उससे पढ़ने से बचना है। चीज़ आती है नोट्स। देखो, यही वो चीज़ होने वाली है जो आपका पूरे 2 साल तक हमेशा तक नहीं पाएगी। और ये नोट्स वो एक चीज़ है जो आपको अपने तक का, मतलब क्या बोलेंगे उसको, जो भी बोलेंगे मतलब अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। ऐसे अपनी वाली फीलिंग देगी। और अगर वो आपको अपनी वाली फीलिंग देनी है तो आपको भी उसको अपनी तरीके से बनाना है। देखो, अपनी तरीके से कस्टमाइज करना है। लैंग्वेज आप जो चाहे यूज़ करिए, आपकी रीजनल लैंग्वेज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सब मिक्स कर दिए। जिस लैंग्वेज में आपको सबसे बेस्ट समझ में आए उस लैंग्वेज का मिक्सचर यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेक नहीं करने वाला। दूसरी बात, साइन लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं, कोई रोकने नहीं वाला। बस उस फॉर्म में रहना चाहिए कि आपको बेस्ट समझ में आए। और तीसरी बात क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं ऐसे एक ब्लू पेन लेते हैं और सारे नोट्स बना लेते हैं डायग्राम्स उसी से। उस टाइम तो ठीक है, लगता है कि फटाफट से नोट्स बन गए, लेकिन जब बाद में रिविजन करने जाते हैं तो इट्स लाइक कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तो यार, ऐसा नहीं करना है। मिनिमम 3 पेन से नोट्स बनाना है, थोड़े से
मतलब ऐसा नहीं करना है कि फूल ही लगा देने वहाँ पे, फूल ही बरसा देने, नहीं। एटलीस्ट कि जब हम दूसरी बार रिवाइज करें तो वो इंटरेस्टिंग लगे, पढ़ने में मन लगे, हमारा मज़ा आ जाना चाहिए उस नोट्स को पढ़ने के लिए। इसके बाद एक और आदत हमारी बन जाती है, जब हम बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो 10th बोर्ड्स हो 12th बोर्ड्स हो, चीज़ें मगप्स कर लेने की। मतलब अगर ना समझ में आ रही हो याद कर लो कैसे भी तरीके से, गूगल दो वहाँ पे जाके बोर्ड्स में, तो यार वो यहाँ नहीं चलने वाला, यहाँ एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन आते हैं। यू हैव टू वर्क ऑन कंसेप्ट, चीज़ों को पहले समझना है, फिर अगर याद करने वाली भी चीज़ है तो वो समझी जा सकती है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट जो है, बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट, वो समझा जा सकता है, उसके बाद वो याद करना थोड़ा आसान होगा। तो उस तरीके से चीज़ है, जैसे इनऑर्गेनिक सब्जेक्ट जो है उसमें याद करना पड़ता है, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट इतने होते हैं, यू विल नॉट बी एबल टू फॉरगेट इफ यू नो दैट बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट बिहाइंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उससे भी डरना नहीं है ना। तो 10th और या 12th जो भी बोर्ड्स आपने दिए वो बोर्ड्स की आदत छोड़नी पड़ेगी। यहाँ पर हमें कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, चाहे वो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो। हाँ, बायोलॉजी में भी बहुत कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इसके बाद एक और आदत आती है कि हम रैंडमली चलते हैं। जब हम बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, 12th बोर्ड हो या 10th बोर्ड हो, जो भी हो, रैंडमली चल रहे कि 2 दिन में एक चैप्टर पढ़ लिया, फिर बाद में कभी 2 दिन का ब्रेक लिया, फिर से एक चैप्टर किया, ऐसे नहीं चलेगा। डेली एंड वीकली दोनों प्लान्स होने चाहिए। देखो यार, नॉर्मली अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो तो वहाँ टेस्ट होते हैं, 2 वीक्स में हो, 3 वीक्स में हो, आइडियली 3 वीक्स मान के चल रहा हूँ मैं। देखो तो आपका पूरा प्लान होना चाहिए कि फर्स्ट वीक में 50% सिलेबस खत्म करूँगा, सेकेंड वीक में 50% सिलेबस खत्म करूँगा, और थर्ड वीक मेरा रिविजन के लिए जाएगा। ये पूरा प्लान होना चाहिए। और 50% जो पार्ट ऑफ सिलेबस का है वो भी पहले से पता होना चाहिए कि ये वाला पार्ट इस 50% में आता है और ये कवर फर्स्ट वीक में ही मेरे को कर देना है। तो वीकली प्लानिंग लेके चलनी है, इसके साथ डेली प्लानिंग भी करनी है कि मेरे को ये चैप्टर्स, ये टॉपिक्स आज के आज कवर करने हैं, और ये जो चीज़ है वो कल पे जानी नहीं चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद हम पॉइंट पे बात करते हैं कि, और एक और बात कि टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। यू कैन बी लाइक कि 2 घंटे बाद, 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, ये सब नहीं चलेगा, है ना। और यू कैन, मैं देखो जैसे बनाता था कि मैं आवर्स का टाइम टेबल बनाता था, लाइक, तो उससे मेरे को पता चलता था अगर मैं कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो वो एक पार्ट ऑफ चंक जो था मेरे शेड्यूल का वो मिस हो जाता था, तो मेरे को कहीं ना कहीं फील होता था कि मैंने टाइम वेस्ट किया। देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज रिविजन्स। यार यही वो बाहुबली है जो आपको एंड में जीत दिलाएगा, है ना। या बोल दो आप खुद बाहुबली है, तो ये वही कटप्पा है जो आपको लास्ट में जीत दिलाएगा, ठीक है। तो देखो रिविजन्स कैसे करना है। सबसे पहली बात, जिस दिन आपको वो टॉपिक क्लास में पढ़ाया जाए उसके बाद घर पे जाना है, सीधा शॉर्ट में फटाफट से रिवीजन कर लेना, ये मेन पॉइंट, ये मेन पॉइंट। ऐसे तो नहीं होता है यार यही नहीं करना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। जिस दिन फर्स्ट रिवीजन करो आप उस टॉपिक का, वो रिवीजन सबसे तगड़ा वाला रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम यार वो जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा फ्रेश होती है आपके माइंड में। अगर वो सबसे ज़्यादा फ्रेश है, अगर वो चीज़ अगर आपके माइंड में, तो यू कैन रिवाइव मोस्ट ऑफ द थिंग्स। और एक बार रिवाइव हो जाए तो वो दिमाग में बहुत ज़्यादा टाइम के लिए बैठी रहती है। तो जैसा जैसा आपके टीचर ने पढ़ाया है उस चीज़ को, वैसा बिल्कुल आपको खुद को पढ़ाना है, वर्ड टू वर्ड जैसा आपने टीचर ने आपको पढ़ाया। इससे क्या होगा ना यार, वो शॉर्ट चीज़ पढ़ने से आपके 70% या 60% क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन वो जो बाकी सब जो चीज़ें हैं ना, जिससे कॉन्सेप्ट, रियल कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं, वो आप मिस कर जाओगे, और उससे बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो नहीं बन पाएंगे। तो ये नहीं करना। रिविजन, जो फर्स्ट रिविजन हो, वो फर्स्ट रिविजन कब होगा, कोचिंग खत्म होने के थोड़ा सा ब्रेक लो और जस्ट उसके बाद वो फर्स्ट रिवीजन होना चाहिए। अगली बात आती है कि सेकंड रिवीजन कब होगा। तो यार अगर आपकी मॉर्निंग क्लासेस हैं तो बिफोर द स्लीप हो जाएगा, अगर इवनिंग क्लासेस हैं तो क्लासेस से पहले सेकंड रिवीजन हो जाना। देखो मैं बोलूँ, 2 क्लासेस के बीच में मिनिमम 2 रिवीजन सेशन आपको लेने हैं, मिनिमम, मैक्सिमम 3 भी हो सकते हैं, वो अच्छी बात, पर मिनिमम 2 तो लेने ही है। अब दूसरा रिवीजन आप शॉर्ट कर सकते हैं, मतलब क्विक रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन मैं और टेक्निक सजेस्ट करूँगा कि जब वो रिवीजन कर रहे हो ना, तो स्टार्टिंग से जो करंट चीज़ चल रही है उसकी 0 से चलें और पूरा जहाँ आज तक रहा है वहाँ तक रिवाइज करें। तो हो सकता है स्टार्टिंग के 2-3 दिन थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगे क्योंकि बढ़ता जाएगा वो, लेकिन जब वो स्टार्टिंग वाला पार्ट 3 या 4 दिन के बाद ऐसा हो जाएगा, यू विल गोइंग जस्ट पेज पलटो एंड जस्ट वो सब रिवाइज हो गया, ठीक है। तो वो टाइम बाद में रिड्यूस होता जाएगा और उससे क्या होगा ना, पूरा चैप्टर आपके माइंड में एकदम टिप्स पे रहेगा। इसके बाद थर्ड रिवीजन क्या है, वीकेंड रिवीजन। वीकेंड रिवीजन आपको क्या करना है, जो भी करंट चल रहा है उसका फिर से स्क्रैच से रिवीजन करना। देखो इस रिवीजन टेक्निक से क्या होगा ना, जो भी चैप्टर आपका चल रहा होगा ना वो आपकी बिल्कुल टिप्स पे रहेगा।
और वीकेंड्स पे आप क्या कर सकते हैं, बैक के 1 या 2 चैप्टर उठा लें, तो वो भी टिप्स पे रहेंगे आपके। और ये करंट चैप्टर भी। नेक्स्ट चीज़ आती है जिसको बच्चे बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं, और टेस्ट। ठीक है, तो टेस्ट को बच्चे क्या करते हैं, स्किप कर देता है। यार प्रिपेयर अच्छे से नहीं किया, चलो छोड़ो, इसको टेस्ट देना ही नहीं है, यार ऐसे नहीं होगा। ठीक है, टेस्ट वो चीज़ है जिससे आपको फील आएगा कि नीट में कैसा होने वाला है, और जब तक वो फील आपके पास नहीं आएगा, वो कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं आएगा, यू विल नॉट गोइंग टू परफॉर्म वेल इन द नीट एग्जाम। ऐसा नहीं होता कि यार युद्ध लड़ने से पहले भी रणभूमि में अभ्यास करना पड़ता है। ठीक है, डायरेक्ट युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। तो यार, और टेस्ट, अगर आप मान लो कि किसी केसेस की वजह से वैसा होना नहीं चाहिए कि आपने प्रिपेयर नहीं किया टेस्ट के लिए, पर फिर भी आपको टेस्ट देना है, एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है जब आपको क्वेश्चन आते ही नहीं है। एक क्वेश्चन को करने के क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हो सकता है आप रोटेशन मोशन का क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन से सॉल्व कर दो। आपको भले यूनिट एंड डायमेंशन आता हो, लेकिन रोटेशन मोशन आपने पढ़ा ही ना हो, और वहाँ से सॉल्व हो जाता है। मैं आपको खुद एग्जांपल्स लेके दिखाऊंगा जब मैं इस टाइप का वीडियो शूट करूँगा कि आप रोटेशन मोशन के या कोई भी और चैप्टर के क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन सॉल्व कर सकते हैं। मतलब हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट दूसरे में लग जाते हैं। तो दैट इन द केस टेस्ट स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी टेस्ट स्किप नहीं करना है। और ये तो बिल्कुल नहीं सोचना कि लास्ट 3 महीने में नीट के टेस्ट लगाएंगे। मंथली या वीकली जो भी टेस्ट होता है आपके, उसको देना ही देना है। दूसरी एक और बात आ जाती है यार, 11th को लाइटली लेना बिगेस्ट मिस्टेक्स है, एंड बहुत सारे नीट एस्पायरेंट्स करते हैं। 11th को लाइटली लेते बोलते 12th में फोड़ देंगे, या नहीं होता। 11th वो चीज़ है जहाँ आपके बेस बन रहा है, पूरा बेस 11th पे, खासकर मैकेनिक्स डिस्कस करूँगा अभी। तो यार 11th को बिल्कुल लाइटली ले लेना है। और 11th, अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर 11th आपने दम के मेहनत कर ली ना, बाकी आगे की जर्नी स्मूथ है। मैं तो बोल रहा हूँ 11th के सिर्फ 5 महीने, स्टार्टिंग के 5 महीने दबा के मेहनत कर लो, बाकी सब स्मूथ चलने वाला है। क्या आते हैं फिजिक्स, यार इससे सब बच्चों को डर लगता है, और ये दिमाग में बैठा भी दिया जाता है कि फिजिक्स हार्ड। देखो इतनी भी हार्ड नहीं है, बट है ना, स्टार्टिंग में बच्चे थोड़ी मक्कारी कर देते हैं, फिजिक्स को लाइटली ले लेते हैं, बाद में परेशान हो जाते हैं और उल्टा करते हैं। स्टार्टिंग में अगर आपने फिजिक्स सीरियसली ले ली, क्योंकि स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है मैकेनिक्स, यार सब चीज़ का जो बेस है ना मैकेनिक्स का। 2 बातें बताऊंगा क्यों मैकेनिक्स सब चीज़ का बेस। एक तो आगे इसके हर चीज़ में NLM ले लो, काइनेमेटिक्स ले लो, रोटेशन ले लो, सर्कुलर मोशन ले लो, हर कॉन्सेप्ट इसका आगे अप्लाई होता है, हर चीज़ में जाके अप्लाई हो जाता है ना। भले ही उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी जाके इसके कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं। दूसरी बात ये बेस क्यों बनाता है यार, क्योंकि आगे जाके जो मतलब 12th में जो मेनली है वो फॉर्मूले आते हैं, ये फॉर्मूला लगाओ और आंसर ले जाओ, ऐसे क्वेश्चन मेनली बोल रहा हूँ। वहाँ पे भी दिमाग लगता है, ऐसी बात नहीं है, पर मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता है। यहाँ फॉर्मूले कम है, पर थिंकिंग बेस्ड ज़्यादा है कि आप अगर थिंक करो, वहाँ से आंसर निकालो। तो वो वाले क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा हैं, और उन्हीं की हमें ज़्यादा प्रैक्टिस भी करनी है। इससे क्या होता है, थिंकिंग स्किल बन जाती है, और एक बार थिंकिंग स्किल बन जाएगी ना, तो फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना विल बी गोइंग टू बी वेरी इजी। तो बस यार ये 4-5 महीने मेहनत कर लेनी है फिजिक्स में, काफ़ी ज़्यादा भर के, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सके लगाओ, जितने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सको कर लो, और यहाँ अपने मेहनत कर लेना, आगे आपके एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा कम हो जाने वाले हैं। देखो यार, भले इस एग्ज़ाम में 18 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, थोड़ा सा ही आपको जैसे दिलासा देगा, थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा डिमोटिवेट हो, ड्रॉपर्स भी देखेंगे, तो यार 18 लाख बच्चे में से मैं सीरियसली बोलूँ तो 5 लाख बच्चे की सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं। 5 लाख भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख बच्चों ने सीरियस प्रिपरेशन की होगी। सीरियस भी मतलब समथिंग लाइक सीरियस, है ना। एक्चुअल सीरियस की होती तो यार सिलेक्शन हो जाता, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं है ना। तो ये पहली बात, तो डरने की कोई बात नहीं है, एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू बी टफ। बस यार एक बार आदत बना ली ना, आपने खून में बैठा लिया ना कि थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं पढ़ना होता, जितना मैंने बोला उतना भी आप डेली करने लगे ना, कंसिस्टेंसी, मतलब ज़्यादा भी नहीं होता यार, थोड़ा बहुत भी आपने कर लिया ना कंसिस्टेंटली, यू विल गोइंग टू क्रैक इट। कोई नहीं रोक सकता अगर आप कंसिस्टेंसी बना के चल रहे हैं तो। द मेन की टू क्लियर दिस गोल इज कंसिस्टेंसी। जिसने कंसिस्टेंसी 2 साल तक मेंटेन करी, बीच में ज़्यादा बात ब्रेक नहीं लिया, ऐसा नहीं करना कभी कि 1 हफ्ते का ब्रेक ले लिया, बहुत पीछे चले जाओगे। कोई नहीं रोक सकता अगर आपने कंसिस्टेंसी बनाए रख के काम कर दिया। If you like the video, do share it and don't forget to subscribe.